ये टॉपिक है आज का। इसके अलावा वी विल आल्सो कवर 18th अमेंडमेंट। तो उस पे आपको मैं दोबारा जो है वो टाइम दूंगा आउटलाइन बनाने का भी। तो राइट नाउ जस्ट स्टार्ट मेकिंग आउटलाइन ऑन दिस टॉपिक। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ at 8:30. We will start with this topic. So your time starts now. Please make an outline on this topic. Okay, so आप सबको आवाज आ रही है? जी, आप सबको आवाज आ रही होगी। यू कैन टेक्स्ट मी बैक। इज इट क्लियर? ओके। तो आज का जो टॉपिक है, दिस इज सिविल मिलिट्री रिलेशन। दिस इज इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये पाकिस्तान अफेयर के लिहाज से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है जी। अब इस टॉपिक में हमने डिफरेंट चीज़ें देखेंगे, उसको हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ रिलेटेड टू। सो कल जो उनके साथ क्लास थी उसमें कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं डिटेल्स वगैरह। तो मैं उनको अभी गाइड कर देता हूँ कि ये जो प्रेसी एवेल्युएशन कोर्स है इसमें लाइव क्लासेस जो है वो होंगी, लेकिन उसकी टाइमिंग सर बाद में क्योंकि बट मोर फोकस विल बी ऑन एवेल्युएशन, जो प्रेसी की आपकी एवेल्युएशन है, ग्रामर जो रूल्स वगैरह। सो आई थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट। और मैं भी अपनी सारी एवेल्युएशन क्लास से ही करवाता था जब मैं तैयारी कर रहा होता। सो मैं उसकी चेक कर लेता था और वो मेरी चेक कर लेता था, एंड ही हैज़ गुड ग्रिप ऑन इंग्लिश। इसके अलावा मैंने उनकी एक वीडियो भी शेयर की हुई है यूट्यूब की, तो आप देख सकते हैं मेथोडोलॉजी वगैरह। बाकी डिटेल्स ग्रुप में शेयर है। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे वापस। ये हमारा टॉपिक है सिविल मिलिट्री रिलेशंस। आप लोगों ने इसमें आउटलाइन बनाई होगी। जिसने आउटलाइन बनाई है वो थोड़ा सा इस पे मुझे गाइड कर सकता है कि क्या कॉजेज हैं और क्या वे फॉरवर्ड है। तो हैंड रेज करें, आई विल अलाउ यू टू। ओके, सो फर्स्ट वी हैव हमजा। जी हमजा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर एम आई ऑडिबल सर? जी हमजा बताएं। आई कैन हियर यू। You cannot unmute, I think. Okay, after you, Sajjad. जी सजाद। सर अस्सलाम वालेकुम। जी हमजा, आवाज आ रही है आपको? जी जी सर आ रही है। आप लोगों को आवाज जा रही है, मुझे क्यों नहीं आ रही? ओह वेट, आवाज बिल्कुल मेरे ख्याल से क्लियर नहीं है। मेरा ये जो माइक है वो कनेक्ट नहीं है। जस्ट अ सेकंड। ओके आई थिंक क्लियर होगी मेरी। जी बताएं पहले हमजा आप। सर मैंने जो आउटलाइन बनाई है वो बेसिकली सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन दी है कि व्हाट आर इंट्रोडक्शन। उसके बाद से मैंने कर्सरी ग्लैंस एट सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस। इसके जो यस कॉजेज थे वो ये है कि इट हैज बीन एलेज्ड दैट इट हैज इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिक्स। इसके अलावा जो मिलबस जो इन्होंने अपनी इनको कॉरपोरेशंस बनाई हुई हैं उस पे है इन्वॉल्वमेंट इन स्टेट अफेयर्स, खासकर जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं। वापडा हो गया, उसकी हायर पोस्ट हैं। इसके अलावा इट इज़ अलेज्ड फ्रॉम द प्रीवियस एराज जो गुजरे हैं वहाँ से कि इनकी और जुडिशरी की एक नेक्सस था, जो बेसिकली जिसने पाकिस्तान को हर्ट किया। और ये है कि इनकी अकाउंटेबिलिटी का जो है वो, क्योंकि इट हैज़ बीन काउंटेड एज द सेपरेट इंस्टीट्यूशन, तो लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी इज द थिंग। एंड लास्ट ये है कि सर रिसेंटली एक बात हुई थी फॉर द ब्यूरोक्रेटिक सीट्स जो इनको मिलती हैं डायरेक्टली। तो दीज वर द कॉजेज जिसकी वजह से थोड़ी बहुत इम्बेलेंस आई है और ये हमें देखने को मिलती हैं। वे फॉरवर्ड में सर मैंने ये लिखा है कि इसको सेपरेट इंस्टीट्यूशन जस्ट लाइक द अदर स्टेट जिस तरह ट्रीट होता है कि फॉर द डिफेंस पर्पजेज। और इसके अलावा ये है कि स्टेट अफेयर्स के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा लो कर दी जाए, और वो करेंगे थ्रू पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल कंसेंसस के साथ, क्योंकि पॉलिटिकल विल स्ट्रांग होगी तो फिर ये पॉसिबल हो सकता है। और नहीं इसके अलावा एक्सप्लेन ना करें, बस थोड़ा सा पॉइंट एलैबोरेट कर दें जो भी पॉइंट है। ठीक है सर, ठीक है सर।
और इसके अलावा ये है कि टैक्सेस जो मिलबस है उसकी बेसिस के ऊपर टैक्सेस जो यहाँ से कलेक्ट होंगे। और ये है कि सर जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं उसमें जो है वो इनकी इन्वॉल्वमेंट कम कर दें। इसके अलावा सर फिर कंक्लूजन है सर, दैट्स ऑल। ऑल राइट, फाइन, अच्छा है। अभी इसमें काफी चीजें हैं जो भी मैं इससे डिसएग्री करूंगा। क्लास से शुरू करता हूँ जी। सर फिर आप बताएं। सजाद आप भी थे पहले। जी सजाद। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्विकली सर सजाद। जी जी सर, पहले मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है, फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सिविल मिलिट्री रिलेशन इम्बैलेंस इन पाकिस्तान, और सर ठीक है। फिर लिखा है कॉलोनियल लेगेसी व्हिच क्रिएटेड ओवर डेवलप्ड स्टेट कॉन्सेप्ट लाइक मिलिट्री, इरिगेशन, रेलवे। और फिर सर ये कि फोर्थ पे कि कैबिनेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ड्यू टू इनकॉम्पिटेंट पॉलिटिकल लीडरशिप, और सिविल इंस्टीट्यूशंस आर वीक, और incompetent political leadership, lack of intra-party democracy, army is professional and disciplined. Or survive forward strengthen civil institutions, educate the masses and about the constitutional role of each institute, fair and transparent elections, accountability of political leadership, flourish democracy, and end of clash of institutions, or constitutional role of military as per constitution, और फिर सर conclusion। सही है सर? अच्छा लिखा है आपने। ओके, Thank सो you। इसके बाद लास्ट जो है वो कमेंट है फ्रॉम सफीर, एंड देन मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। जी सफीर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने वालेकुम। पहले इंट्रोडक्शन लिखा और उसके बाद द कंटेम्परेरी स्टेटस ऑफ सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस इन पाकिस्तान, और उसके बाद ठीक है। अ टर्बुलेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सिविल मिलिट्री रिलेशंस, हम्म एन ओवरव्यू पैराग्राफ, और उसके बाद कॉजलिटीज बिहाइंड दिस इम्बैलेंस। नंबर 1, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी सिंस डेमोक्रेटिक एवोल्यूशन इन द कंट्री। सेकंड, inefficient political regimes. Third, clash in devising foreign policy. Fourth, interference of non-state actors in between civil-military relations. 5, allegations of both institutions on one another. Way forward में मैंने सर लिखा consultation of both institutions on national interests of Pakistan. Number 2, consultation in devising foreign policy. Conclusion. जी सर। ऑल राइट, ठीक है जी। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं, उसके थैंक यू। बाद एट द एंड आई विल टेक क्वेश्चंस। ठीक है जी। तो आज हमने दो टॉपिक करने हैं, तो थोड़ी सी पेस क्रैश कोर्स के हिसाब से ही हमारी एडजस्ट होगी। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन लिखा हुआ आपके सामने। पहले जो है वो मैं आपको बता दूं कि थोड़ी सी अगर हिस्ट्री थोड़ी सी मैं आपको पहले ही बता दूं कि हिस्ट्री में अगर आप देखें तो पाकिस्तान जो है वो एक डेवलपिंग स्टेट है। ठीक है। तो सिंस 1947 जो हमारा जो काफी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सिविल मिलिट्री रिलेशन जो है वो हॉट टॉपिक रहा है। अगर आप 1947 के बाद देखें तो वी फेस सम इश्यूज एट द इंसेप्शन। So these issues were like dealt by and managed by our army. उसकी रीजन मल्टीपल थी। एक रीजन उसकी ये थी कि आपके जो आपका पॉलिटिकल सेटअप था वो इतना मेच्योर नहीं था, डेवलप नहीं था। ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें आपका कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था इस तरह का जिस तरह के आपके पास इंडिया में था। ठीक है। फिर वीक आपकी लीडरशिप थी, पॉलिटिकल लीडरशिप, एंड देन द डिमाइज ऑफ कायद आजम एंड देन लियाकत अली खान। So these like factors resulted in the multifold increase in the power of आपकी मिलिट्री। ठीक है। फिर उसके बाद आपको पता है कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन डिले आया कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में, फिर उसके बाद डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट थे। 1955 में वीट क्राइसिस था। 1952 में आई थिंक लाहौर में जो मार्शल लॉ लगा था। 53 में वो पहला मार्शल लॉ था, उसमें इमरजेंसी लगी है। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि जब आप का पहला जो है वो लगता है मार्शल लॉ 1958 में कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट किया जाता है। उसके बाद आप क्या देखते हैं? उसके बाद हम यही देख रहे हैं चीजें कि आपकी जो अवाम है वो भी मिलिट्री को सपोर्ट कर रही होती है। ठीक है। जब मिलिट्री को सपोर्ट कर रही होती है, सना आपकी वीडियो ऑन है, तो काइंडली क्लोज योर वीडियो। जी, ओके, सॉरी। तो
1958 के बाद आप देखते हैं तो देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ इश्यूज, ठीक है, जो जिसके नतीजे में सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस आता है। उसकी मेन रीजन जो है वो यही है कि जो ट्रस्ट है आपकी जो मैसेज का वो मिलिट्री लीडरशिप पे ज्यादा है एज कम्पेयर टू पॉलिटिकल लीडरशिप, और इस वजह से उनको जो है वो मनूवर स्पेस मिल जाती है, और जब भी वो पावर में आते हैं तो वो अपनी पावर एक्सटेंड करते रहते हैं थ्रू डिफरेंट मीन। तो अभी हम जो है पाकिस्तान अफेयर की हिस्ट्री में बिल्कुल नहीं जाएंगे, अदरवाइज इससे पूरा कॉम्प्रिहेंसिव इस पे टॉपिक है। मैं सिर्फ आपको यही बताऊंगा कि जो हमने करना है सिविल मिलिट्री रिलेशन में, उसके रीजन क्या हैं, बड़े बड़े हाईलाइटेड आउटलाइन फॉर्म में, और फिर उसके बाद पाकिस्तान में इसका क्या स्टेटस है। तो सबसे पहले अगर हमने ये समझना है कि सिविल मिलिट्री रिलेशन, ठीक है, ये पॉलिटिकल साइंस का भी एक टॉपिक आ जाता है। आपको पता है पहले अगर ये तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के थ्रू बनी है ना, ये नेशन स्टेट सिस्टम, उससे पहले क्या होता था? उससे पहले आपके पास जो किंग सिस्टम था, ठीक है, उसमें जो सोवरेनिटी थी वो किसके पास थी? वो रिपब्लिक नहीं होती थी, वो क्या होती थी? वॉइस का इशू आ रहा है? इज माई वॉइस क्लियर? जी, ओके, सो इट इज क्लियर फॉर मोस्ट ऑफ यू? ओके, सो इट्स नॉट शोइंग, लेट मी फिक्स इट। अच्छा, अगर स्क्रीन किसी को शो नहीं हो रही, मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो मैं, जस्ट गिव मी अ मिनट। क्या मसला है इसका Zoom का? जी, तो आपको स्क्रीन अभी नजर नहीं आएगी क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ अपलोड ही नहीं है। मैं अपलोड कर रहा हूँ, अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब आवाज क्लियर है सबके लिए? ओके, सो नाउ इट शुड बी क्लियर। ओके, सो जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई एम अपलोडिंग दिस ऑन वन नोट, और फिर आपको स्क्रीन भी नजर आ जाएगी। जी, so I think it is clear. So let's start again. So this is आपको नजर आ रहा है यहाँ पे कंटेंट, ठीक है। इसके ऊपर आउटलाइन जो है वो बनी हुई है। अगर आप इस आउटलाइन को फॉलो करेंगे तो जिसने तैयार करना है, जिसके लिए 14 पेज लेंथ है, तो सिर्फ आउटलाइन को फॉलो करके
तो आप अगर इसमें आउटलाइन को फॉलो करेंगे तो आपको सारा कुछ कवर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं थ्योरीज which are related to civil military relations। अच्छा, ये ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपके जो है वो सिविलियन के ऊपर होना चाहिए, मिलिट्री के ऊपर होना चाहिए। सो इट हैज अ वेरिएबल लाइक हिस्ट्री, ठीक है, इसकी चेकर्ड हिस्ट्री है पाकिस्तान में, लेकिन ओवरऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप इसको एनालाइज करें तो ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये बाकी मुल्कों में भी ऐसा है। अगर आप बात करते हैं बांग्लादेश में, बात करते हैं ईस्ट एशियन कंट्रीज में, ठीक है, इसके अलावा अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में चले जाते हैं, नॉट इन दिस सेंचुरी बट इन द प्रीवियस सेंचुरी, अगर आप प्रीवियस सेंचुरीज में चले जाएं, सॉरी मैंने कुछ खाया था तो गले में लग गया, तो अगर आप प्रीवियस सेंचुरीज में चले जाएं तो यही हमें पैटर्न नजर आएगा कि वहां पे मिलिट्री पावरफुल होती है। तो इसकी थ्योरीज हैं कुछ, वो हम समझते हैं, उसके बाद बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो पाकिस्तान के केस में है वो इजी हो जाएगी। अगर आप हंटिंगटन का देखें तो वो क्या कहता है कि वो कहता है कि ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव कंट्रोल व्यू द सिविलियन कंट्रोल फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ एक्सटर्नल थ्रेट्स। यानी हंटिंगटन के अकॉर्डिंग जो मिलिट्री का रोल है वो ये है कि उसने एक्सटर्नल थ्रेट से अपने आप को, किसी भी कंट्री को प्रोटेक्ट करना है। सो दिस इज द व्यू ऑफ हंटिंगटन। इसके बाद देखते हैं जो दूसरे साइंटिस्ट हैं, मॉरिस जोनाथवेट्स, वो क्या कह रहे हैं कि उनके मुताबिक जो सिविल मिलिट्री रिलेशन है वो तब कन्वर्ज होता है जब इनके जो वैल्यू हैं, इनके जो इंटरेस्ट हैं वो अलाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हंटिंगटन नोशन ऑफ ऑब्जेक्टिव कंट्रोल है, उसका मतलब है कि सीडिंग ऑफ मैक्सिमम प्रोफेशनल ऑटोनॉमी, यानी आप अपनी मिलिट्री को प्रोफेशनली ऑटोनोमस बनाएं, लेकिन उनका जो पावर है, जो पॉलिटिकल पावर है, उसको रिड्यूस की जाए। तो ये कुछ थ्योरीज हैं साइंटिस्ट की, पॉलिटिकल साइंस में इसको हम यूज कर सकते हैं। अब इसमें इसने एक वर्ड यूज किया है, मिलिट्री प्रोफेशनलिज्म, ठीक ठीक है, मैक्सिमम प्रोफेशनल ऑटोनॉमी। तो ये क्या होता है? हंटिंगटन के व्यू में दो तरह के प्रोफेशनलिज्म, दो तरह के प्रोफेशनलिज्म होते हैं, एक होता है फंक्शनल और एक होता है सोसाइटल। अब फंक्शनल क्या होता है? इट इज टू प्रोटेक्ट द स्टेट फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट्स, ठीक है। सोसाइटल इंपेरेटिव क्या है कि इट इज टू रिमेन वेरी टू सोसाइटल वैल्यूज एंड आइडियोलॉजी। यानी हंटिंगटन ने उसको बाइफरकेट कर दिया है कि मिलिट्री प्रोफेशनलिज्म है क्या। यानी अगर हमने मिलिट्री सिविल मिलिट्री रिलेशन देखना है तो हमें मिलिट्री को एज इंस्टीट्यूशन समझना पड़ेगा। अब उस इंस्टीट्यूशन को डिफाइन करनी है डिफरेंट थ्योरीज। उसमें जो उसमें जो व्यू है हंटिंगटन का, उसमें उसके दो इम्पेरेटिव्स हैं, एक है फंक्शनल, एक है सोसाइटल। फंक्शनल के मुताबिक उसका व्यू क्या है कि उसने प्रोटेक्ट करना है स्टेट को सो उसने प्रोटेक्ट करना है स्टेट को, अगेन सॉरी फॉर दैट फॉर इंटरप्शन, उसने स्टेट को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट्स। एंड सोसाइटल इंपेरेटिव क्या है कि उसने अब सोसाइटी के साथ बिल्कुल वेड हो जाना है और उसकी वैल्यूज और आइडियोलॉजी को अपने अंदर इंड्यूस कर लेना है, जिस तरह आपके सामने पाक आर्मी की एग्जांपल है, ठीक है। लेकिन जो फंक्शनल इंपेरेटिव है वो आपको यूएस में नजर आता है, जहां पे उसने सिर्फ उनका प्रोटेक्शन है कि उसने एक्सटर्नल इंटरनल थ्रेट्स प्रोटेक्ट करना है कंट्री को, और उसकी जो वैल्यूज आइडियोलॉजी है यूएस से, उसका जो है वो लिंक इतना एस्टेब्लिश नहीं है, ठीक है जी। अब ये जो 5 पैटर्न्स हैं, इनको समझने की जरूरत है कि डिफरेंट जो है वो, इससे हमें नजर आएगा कि देयर आर डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ सिविल मिलिट्री रिलेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। और फिर हम पाकिस्तान में चले जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि जो फर्स्ट है, तो इसमें क्या होता है कि लो मिलिट्री प्रोफेशनलिज्म। हमने ऊपर मिलिट्री प्रोफेशनलिज्म देख लिया कि मिलिट्री प्रोफेशनलिज्म क्या है, उसके दो व्यूज हैं हंटिंगटन ने दिए, फंक्शनल प्रोफेशनलिज्म एंड सोसाइटल प्रोफेशनलिज्म, ठीक है। अब अगर इसको माइंड में रख के अगर हम देखें कि
अगर सिविल मिलिट्री रिलेशन में कि अगर उसका हाई लो मिलिट्री प्रोफेशनलिज्म है, यानी उनकी मिलिट्री प्रोफेशनली बहुत ही लो है लेकिन उसकी पॉलिटिकल पावर ज्यादा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कॉन्गो में देख लें या डिफरेंट कॉन्गो में देख लें या डिफरेंट अफ्रीकन कंट्रीज में देख लें, उसमें आपको क्या नजर आएगा, देयर मिलिट्री इज नॉट प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट बट दे हैव हाई पॉलिटिकल पावर, ठीक है। सेकंड, अगर आप उसका इंपैरेटिव देखें तो वो है एंटी मिलिट्री आइडियोलॉजी इन कंट्रीज जहां पे मिलिट्री प्रोफेशनलिज्म अगेन लो है और उनकी पॉलिटिकल पावर भी लो है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें टोटलिटेरियनिज्म इन जर्मनी, सो जब नार्सिस जर्मनी में आए थे तो उनकी जो प्रोफेशनलिज्म की बात करें या पॉलिटिकल पावर की बात करें, सो दे डू नॉट हैव पॉलिटिकल पावर ऑल ओवर द कंट्री, वो वहां पे टोटलिटेरियनिज्म सिस्टम के तहत चल रहे थे। तो ये दूसरा व्यू है। थर्ड व्यू कहता है कि जी अगर आपकी जो पॉलिटिकल पावर लो है लेकिन मिलिट्री प्रोफेशनलिज्म ज्यादा है, तो इसमें जो आपकी जो मिलिट्री है उसका सिविलियन इंटरफेरेंस बहुत ही कम हो जाएगी क्योंकि उसकी पॉलिटिकल पावर बहुत लो है। उसके एग्जांपल है यूएसए। फोर्थ कैटेगरी के अंदर पाकिस्तान आता है जहां पे ये प्रो मिलिट्री आइडियोलॉजी अगर हम देखें कि यहाँ पे हमारे पास पॉलिटिकल पावर ज्यादा है मिलिट्री की और उसकी प्रोफेशनलिज्म भी ज्यादा है, ठीक है। तो इस वजह से आप देखते हैं कि उसका मिलिट्री में भी उसकी प्रोफेशनलिज्म ज्यादा अच्छी है और उसका जो पॉलिटिक्स पे कंट्रोल है वो भी बहुत ज्यादा है। और फिफ्थ इंपैरेटिव में क्या आ जाता है कि लो मिलिट्री पावर अलोंग विद हाई प्रोफेशनलिज्म, ठीक है। So this is pro military ideology. So in third one is the anti military ideology. So there is a difference. अच्छा अब हम आगे चलते हैं। इसमें आप लोगों को मोस्टली समझ नहीं आ रही होंगी ये चीजें ऊपर वाली क्योंकि थोड़ी सी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड थी, तो इस वजह से मैंने ये एक्सप्लेन किया कि अगर किसी को समझ आ जाती है तो उसको आप कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करते हुए ये चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं, अगर समझ नहीं आती तो इनको स्किप कर दें, ठीक है जी। अब बात करते हैं पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री रिलेशन। तो अभी पहले किसी ने आउटलाइन बनाई थी और किसी ने उन्होंने सजेस्ट किया था कि जी इनका रोल जो है वो कम से कम कर दिया जाए। तो उसकी रीजंस क्या है? तो पहले हम ये तो देख लें कि अभी सिविल मिलिट्री सिम्बियोसिस इन पाकिस्तान है क्या, यानी इनकी कोऑपरेशन सिविल मिलिट्री की पाकिस्तान के अंदर हम देखें तो इनकी सक्सेसफुल एग्जांपल्स क्या हैं, मिलिट्री ने क्या रिसेंट रोल प्ले किया पाकिस्तान के अंदर। हिस्ट्री में जाएंगे तो बहुत ज्यादा एग्जांपल्स मिल जाती हैं, लेकिन अगर आप रिसेंट एग्जांपल्स देखें, सो स्टार्टिंग फ्रॉम ओवरकमिंग 2 decades ऑफ टेरर, ठीक है, व्हिच वाज स्टार्टेड बाय द वॉर ऑन टेरर। सो आर्गुमेंट्स कैन बी मेड कि जी ये तो मुशर्रफ ने स्टार्ट किया था तो ये मिलिट्री का कसूर था, बट इट इज नॉट वन इंस्टीट्यूशन, इट इज द वन पर्सन मिलिट्री डिक्टेटर। बट देन इफ यू टॉक अबाउट मिलिट्री एज इंस्टीट्यूशन, सो मिलिट्री ने सबसे पहला जो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया पाकिस्तान में, दैट इज ओवरकमिंग 2 decades ऑफ टेरर। So if you compare Pakistan's military with other countries, for example, Afghanistan, go to Middle East and other countries, Syria, Iraq, so they are all जो है उनको issues आ रहे हैं terrorism के, but in Pakistan it is being controlled, ठीक है। अभी जो recent spike है terrorist incidents में, it is abysmal as compared to the historic जो उसके evidences थे, historic events थे। और अगर क्वेश्चन किया जाता है कि ये इसमें मिलिट्री जो है उसका रोल जो है वीक होता जा रहा है, हमारे पास टेररिज्म के थ्रेट बढ़ रहा है, सो इसमें हमने ये भी देखना है कि देयर इज आल्सो रोल ऑफ प्रॉक्सीज, ठीक है। सो दे आर आल्सो गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड इसमें जो फॉरेन एक्टर है, फॉरेन रोल है, वो इसमें दोबारा रोल प्ले कर रहा है टू डिस्टेबलाइज पाकिस्तान। बट पाकिस्तान मिलिट्री हैज बीन डूइंग अ लॉट एंड दे आर मेकिंग सैक्रिफाइसेस टू प्रोटेक्ट द कंट्री, सो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, ठीक है। So there are like misinformation campaigns all over the social media to malign Pak army, but that should not be the case. अभी जो हम चीजें पढ़ रहे हैं उससे आपके काफी कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि ओवरकमिंग 2 decades ऑफ टेरर, ठीक है, जिसमें एक्स फायर की बात करते हैं, ज़रबुल अज़ब की बात करते हैं, ऑपरेशन अब्दुल फसाद की बात करते हैं। सो इसमें जो है वो काफी चीजें आपकी जो मिलिटेंसी से रिलेटेड है उसको काफी काउंटर की है इन ऑपरेशंस के थ्रू। इसके बाद बात करें मिलिट्री डिप्लोमेसी की,
सो मिलिट्री ने डिप्लोमेसी, यानी डिप्लोमेसी क्या होती है, इट इज अ टूल ऑफ योर फॉरेन पॉलिसी, जिसमें आप जो है वो अपने इंटरेस्ट को परस्यू करते हैं। ठीक है, आपने फॉरेन पॉलिसी वाला टॉपिक भी पढ़ा हुआ है मेरे होगा। तो अगर हम बात करें तो मिलिट्री डिप्लोमेसी भी रिसेंटली आपके सामने एग्जांपल है कि पाकिस्तान हैज कम आउट सक्सेसफुली फ्रॉम द FATF ग्रे लिस्ट। तो उसके अंदर अगर ये टेबल आप देखें तो उसके अंदर मेन रोल किसने प्ले किया है, दैट इज योर आर्मी, जिसमें उसने जो कंप्लायंस की है एंटी टेररिज्म और मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट जो एक्शन थे, सो इसमें पाकिस्तान आर्मी हैज प्लेड अ क्रूशियल रोल। ठीक है, सो दिस इज अगेन वन ऑफ एन इम्पोर्टेंट जो है उसकी मैनिफेस्टेशन है। इसके अलावा अगर आप देखें सऊदी अरेबिया के साथ रिसेंट जो विजिट है आपके CUAS का, या चाइना के साथ, या टू रिवाइव द IMF और CPEC और FATF, सो इन सब के अंदर जो है मिलिट्री का आपको एक्टिव रोल जो है वो नजर आएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन इज कि जी FATF ने ये पास की चीजें, बट द बैक एंड पे काफी जो इसके अंदर रोल प्ले किया है ये मिलिट्री ने रोल प्ले किया। ठीक है, इसमें जो पाकिस्तान को कंप्लायंस बनाया गया है और इसमें जो काफी बैक एंड पे चीजें थी, सो मिलिट्री लीगल असिस्टेंस अंडर द MLA एक्ट जो है वो प्रोवाइड किया गया। ये आप देख सकते हैं कि दीज कंप्लेंट्स वर एड्रेस विद द हेल्प ऑफ मिलिट्री लीगल असिस्टेंस। ये एग्जांपल है आपके सामने। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि 123% एक्सीडेंट्स इन मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन वर विटनेस इन द लास्ट 1 year। सो ये मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में और बाकी चीजों में, सो मिलिट्री इंटेलिजेंस इज ऑफ क्रूशियल इंपॉर्टेंस फॉर पाकिस्तान, वी कैन नॉट डिनाई दिस फैक्ट। देन वी टॉक अबाउट गेम चेंजर कॉरिडोर। सो वी ऑल नो CPEC। तो CPEC के अंदर जो मेन सिक्योरिटी जो प्रोवाइड कर रही है, दैट इज योर पाकिस्तान आर्मी। ठीक है, सो देयर इज अ स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स फॉर CPEC प्रोजेक्ट्स एज वेल। इसमें अगर आप देखें तो चाइना के एम्स क्या हैं, इट इज टू डिस्टेबलाइज दिस प्रोजेक्ट एंड टू क्रिएट रिफ्ट्स इन पाकिस्तान, बट योर मिलिट्री इज प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू दीज प्रोजेक्ट्स। इसके अलावा जो रिसेंट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन अभी नजर आएगी वो है रेकोडिक केस। अब रेकोडिक केस की आपके सामने ये हिस्ट्री गिवन है। इसके अलावा आप रेकोडिक केस जो है वो मिस आमना ने भी एक्सप्लेन किया था, उसकी रिकॉर्डिंग सबके साथ शेयर की हुई है। तो उसमें जो मेन इन्वेस्टिगेशन थी वो किसने प्रोवाइड की। ठीक है, सो इसमें पाकिस्तान मिलिट्री ने एक काफी रोल प्ले किया है अंडर द लीडरशिप ऑफ CFAS, जिसमें जो पेनल्टी पाकिस्तान में पड़ी थी अराउंड $11 बिलियन की। ठीक है, उसको वेव ऑफ कैसे करवाया गया, उसमें थी मेन इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, उसमें इन्वेस्टिगेशन कौन सी थी, so a core committee comprised of civil and military leadership led to the uncovering of evidence of corruption in Turkey, Switzerland, Lebanon, Panama and Dubai। ठीक है जी, तो ये उन कंपनी के अगेंस्ट एविडेंस को कलेक्ट करने में, उनको जनरेट करने में, और यही एविडेंस हम लेके गए थे टू इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, और वहां से पाकिस्तान को ये रिलीफ मिला, और अभी हमने दोबारा इसको एग्रीमेंट को रिवाइव किया और उसकी टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स दोबारा से चेंज की गई। सो ये चीज पाकिस्तान के लिए काफी जो है वो हेल्पफुल है। यू कैन सी के $11 बिलियन एंड वेयर आर इकोनॉमी स्टैंडिंग, सो इन करंट सर्कमस्टांसेस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्लेड बाय मिलिट्री। पेंडेमिक मिटिगेशन इन फ्रंट ऑफ यू, जिस तरह NCOC बनी और जो मिलिट्री का आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, एंड देन द रिवाइवल ऑफ क्रिकेट फेस्टिवल्स। ठीक है, एंड इसके अलावा बहुत ज्यादा मैनिफेस्टेशन आ जाती हैं। आप इलेक्शन ड्यूटीज की बात कर लें, आप पोलियो कैंपेन्स की बात कर लें। ठीक है, आप इसके अलावा जो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस तो उनके अंडर ही आएंगे। ठीक है, तो ये पुलिस की जो कोऑर्डिनेशन है और पोर्ट्रेइंग ऑफ सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, और इसके अलावा प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी टू अदर कंट्रीज बाय पाकिस्तान आर्मी। तो ये चीजें आपकी जो है वो शो कर रही हैं कि पाकिस्तान सिविल मिलिट्री सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस का मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, और ये हमारे पास इनकी मैनिफेस्टेशन है। इसका मतलब है कि वी हैव अ वर्किंग और गुड सिविल मिलिट्री सिम्बियोसिस इन पाकिस्तान। यस, ड्राफ्टिंग नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, सिक्योरिटी के अंदर तो बेसिक रोल ही आपकी आर्मी का है, बिकॉज दे आर द मेन स्टेक होल्डर्स। अच्छा, अब ये हमने करंट सर्कमस्टांसेस तो देख लिए कि अभी जो है वो सिविल एंड मिलिट्री जो आपके हैं वो दे आर ऑन द सेम पेज।
अब इसके बाद अभी कोई क्वेश्चन किया जा सकता है इसके बाद कि सर ये देखें तो पॉलिटिशियंस दे आर रेजिंग फिंगर्स एंड मिलाइनिंग पाकिस्तान आर्मी। सो इसमें क्वेश्चन ये है, इसका आंसर ये है कि ये चीजें हैं करंट एक दो स्टेटमेंट्स। अब हमने पूरा प्रोसेस देखना है कि ओवरऑल क्या हो रहा है, कि व्हाट इज हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान एंड इसका जो है इम्पैक्ट क्या होता है। सो यही चीजों को हम करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे। ये जो मैंने आपको एग्जांपल्स बताई है ये रिसेंट मैनिफेस्टेशंस हैं जिसमें हमने देखा कि सिविल मिलिट्री सिम्बियोसिस क्या था इन पाकिस्तान। अब हम चल रहे हैं मेन इशू की तरफ जो है कि DCAF क्राइटेरिया एंड पाकिस्तान सिविल मिलिट्री रिलेशन। तो यहाँ पे कुछ 7 फीचर्स हैं। एक DCAF क्राइटेरिया है जी, आप क्राइटेरिया याद कर सकते हैं। सो मैं आपको बता देता हूँ इसकी फुल फॉर्म क्या है। So this is security sector integrity. DCF is guided the principle of neutrality, gender sensitivity, and local ownership. So this is basically security sector governance एक है DCF, उसका ये एक फॉर्मूला क्राइटेरिया बना हुआ है, वो आप याद कर लें। उसामा अभी वेट कर ले, मेरे ख्याल से हमने अभी टॉपिक खत्म नहीं किया, तो आप अपने जरा आर्गुमेंट्स को संभाल के रखें और अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो अगर हम देखें कि DCF क्राइटेरिया के मुताबिक पाकिस्तान के सिविल मिलिट्री रिलेशन, तो अगर हम देखें कि 7 इसमें फीचर्स हैं, 7 फीचर्स, 7 की फीचर्स। द डेमोक्रेटिक कंट्रोल ऑफ आर्म फोर्सेस इंक्लूड सिविलियन अथॉरिटेरियन कंट्रोल ओवर मिलिट्रीज मिशन, कंपोजिशन, बजट एंड प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज। तो पहला क्या है रीड करें इसमें, यहाँ पे इसको हाईलाइट करता हूँ। द फर्स्ट वन इज the democratic control, focus on these words, कि democratic control of armed forces over by the civilian authorities, ठीक है, over military's mission, composition, budget and procurement policies. So we see कि civilian का डिजोर, अब आपको पता है कि डिजोर क्या होता है, डिजोर का मतलब होता है लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ। सो अकॉर्डिंग टू लॉ तो यही कहता है कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री है इसके अंडर आएगा ये अपॉइंटमेंट बाय ऑफ COAS, ठीक है, बट व्हाट इज हैपनिंग de facto, it's in front of us. So all of the above as per the constitution, but the degree of control जो हम ऑफर कर रहे हैं that is questionable, ठीक है, उसकी रीजन अभी हम नीचे डिस्कस करेंगे। इसके बाद आप देखते हैं the oversight of military performance by democratic parliamentary and judicial institution, ठीक है। अगर सिविल सोसाइटी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी और इंडिपेंडेंट मीडिया होगा तो आपका जो मिलिट्री परफॉर्मेंस जो है उसके ऊपर आपकी स्ट्रॉन्ग ओवरसाइट होगी। किसकी होगी? डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री एंड जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस की। बट व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान, अगेन stark reality. Then we see third feature, so it is the civilian expertise in the defense affairs, ठीक है जी। So this is an area where there is a need of significant improvement on part of civilians to improve capacity to provide effective policy guidelines to armed forces. So this is where our civilian leadership falls, ठीक है, जो वो important नहीं है, मतलब इतनी effective नहीं है। If you don't have expertise, even we are military for civilian purposes as well, तो इसमें ये चीजें हमें questionable है, इसको देखना पड़ेगा। इसके बाद देखते हैं कि the role of expansion of military employed in aid of civil government, so as a natural phenomena should be curbed by limiting the military's employment on non-military tasks, ठीक है। तो अगर इस फैक्टर को देखें कि जी मिलिट्री कितना सिविलियन कामों में यूज हो रही है, पाकिस्तान में देखें फ्लड आ गया, मिलिट्री को बुला लें, ठीक है। इसके बाद सेंसस करवाना है, मिलिट्री को बुला लें, इलेक्शंस करवानी है, मिलिट्री को बुला लें, कोविड से रोकना है, मिलिट्री को बुला लें। सो वेयर इज आवर सिविलियन लीडरशिप, वेयर इज आवर ह्यूज वर्कफोर्स ऑफ सिविलियंस? सो इट मींस दैट हियर आवर सिविलियन लीडरशिप इज वीक। सो कई जगह आपकी गलती मिलिट्री लीडरशिप की होती है, कई जगह सिविलियन की होती है। सो इट इज बोथ वे, वी कैन नॉट ब्लेम ऑन एनी साइड कि जी ये इसी की गलती की वजह से, इट इज टू वे थिंग। फिफ्थ इज द आइडियोलॉजिकल न्यूट्रलिटी। सो इस क्राइटेरिया के अंदर देखें, सो score is even as the military and civil components of the state is in Pakistan normally are in harmony over the ideological orientation of the country. मतलब दोनों के लिए जो कंट्री की जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक पॉलिसीज हैं, सो हम कहते हैं ना कि फॉरेन पॉलिसी पे सेम पेज में है। इसका मतलब होता है कि दे आर हैविंग सेम आइडियोलॉजिकल न्यूट्रलिटी,
like in Pakistan, if Pakistan wants to have good relation with US or with Russia or with China, so इसमें इनकी सेम पेज पे है। अब क्वेश्चन ये किए किसी ने किया था कि जी देखें वो प्राइम मिनिस्टर ने तो पहले कभी कहा था कि हमने रशिया के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहिए, फिर बाद में जब ये जो मार्गला समिट होता है उसमें आपके जो आर्मी जनरल होते हैं वो कहते हैं कि ये कंडेम करते हैं और ये करते हैं। सो बेसिकली ये एक बैक एंड पे पॉलिसी डिसाइड हुई होती है कि भाई हमने किस तरह की स्टेटमेंट देनी है, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो अ टूल टू इंश्योर पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। मतलब इसमें ये नहीं होना कि किसी एक पार्टी की साइड पे हमने साइड कर जाना है, दूसरी की साइड पे कर जाना है। सो इट इज टू शो टू द वर्ल्ड दैट देयर इज लाइक डिबेट in the country and we are not taking any side. So it is only for optics, आप इसमें कह सकते हैं। सिक्स क्राइटेरिया क्या है कि इट इज द मिनिमल रोल ऑफ मिलिट्री इन द नेशनल इकोनॉमी, ठीक है जी। सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, the minimal role of military in economy, but we see in Pakistan it is quite opposite. So we see there is military active role in economy जो national जो एक highest आपका forum है NCEC National Council for Economic, I think what is the name, I don't know पूरा name इसका क्या है, NCEC है। उसके अंदर भी जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं वो भी मिलिट्री है, मेन डिसीजन मेकर्स में भी मिलिट्री आती है। सो इसका मतलब है कि वी सी द एक्टिव रोल ऑफ मिलिट्री इन इकोनॉमी। सो मिलिट्री जो है but it needs to exercise care not to disturb the civilian industrial sector because of its economic interest and activities. So ये आपके सामने है कि we see DHA, we see the fertilizers, we see other sectors, so they are actually harming civil industrial complex, ठीक है। National Economic Coordination Committee, yes, NEC. Seventh criteria क्या है? It is the presence of an effective chain of command within the military that goes up to civilian commander in chief in order to ensure military accountability. So seventh criteria क्या है? Is the presence of an effective chain of command within the military, और ऊपर कौन सा होना चाहिए? Civilian commander in chief in order to ensure military accountability. यानी ये कहने का मतलब ये है कि भाई आपका मिलिट्री लीडरशिप के ऊपर कमांड किसकी हो? सिविलियन कंट्रोल, जिस तरह यूएस में होता है। जो उनका इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो है वो आर्मी को या जो भी उनकी फोर्सेस है, आर्म फोर्सेस, उनको हेड कर रहा होता है। बट इन पाकिस्तान वी हैव लॉ के अकॉर्डिंग तो सेटअप पूरा है, ठीक है। लॉ के अकॉर्डिंग तो ये पार्लियामेंट को जवाबदेह है पूरा इसका जो मैकेनिज्म है। बट व्हाट इज हैपनिंग इन एक्चुअल, इट इज क्वेश्चनेबल, और इसके पीछे डिफरेंट रीजंस हैं। वीक पॉलिटिकल लीडरशिप इज आल्सो वन ऑफ द रीजन बिहाइंड इट, ठीक है, कि वो अपनी स्क्वैम्बलिंग के अंदर चले रहते हैं और एक ही इंस्टीट्यूशन है आर्मी को, अगर वो उसको भी पॉलिटिसाइज कर दिया जाता है ऊपर से, तो फिर पाकिस्तान में कुछ ऐसा सिक्योर करने के लिए नहीं बचता। अच्छा जी, दे सकते हो सामा एग्जांपल आप फ्रांस की भी। अच्छा, एट्थ क्राइटेरिया क्या है? इट इज द डेमोक्रेटिक राइट ऑफ द आर्म फोर्सेस पर्सनल। इन पाकिस्तान क्या होता है कि ड्यू टू फ्रीक्वेंट मिलिट्री टेकओवर्स इन द पास्ट, दिस एस्पेक्ट रिमेन ओवरशैडोड बाय मिलिट्रीज ओन इंस्टीट्यूशनल लीगल एनवायरनमेंट। यानी उसका जो राइट है, द डेमोक्रेटिक राइट ऑफ द आर्म फोर्सेस पर्सनल, यानी वो कितना पार्टिसिपेट करेंगे डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग में, तो इस वजह से वो इतना एक्टिव, जो उनके पर्सनल है वो इतना एक्टिव रोल प्ले नहीं करते डेमोक्रेटिक इलेक्शन वगैरह में। बट उनके जो हायर अप है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, सिविल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, सो दे आर प्लेइंग एन एक्टिव रोल। तो अगर हम इन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग देखें तो there is a need for improvement in the quality of civilian oversight to provide effective policy guidance and leadership to the military. So यहाँ से अगर हम रिड्यूस करें इन्हीं गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, अगर क्वेश्चन आ जाता है तो यही अगर आप क्राइटेरिया लिख देंगे, इसी में आपका सिविल मिलिट्री रिलेशन पूरा हो जाएगा। इसी से हम रिड्यूस कर देंगे कि वेयर आर सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप इज स्टैंडिंग, ठीक है जी। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अगेन कमिंग बैक, कि भाई हमारे मसले क्या हैं इस वीक रिलेशनशिप के, इस इम्बैलेंस, देयर इज एन इम्बैलेंस इन द रिलेशनशिप, तो उसके मसाइल क्या हैं, क्या इश्यू हैं ऐसे हिस्ट्री से अभी करंट, सारे एक ही जैसे रहेंगे। तो सबसे बड़ा मसला, हर चीज का मसला है, वो है लीडरशिप का, ठीक है जी। आप देखते हैं कि देयर इज पुअर परफॉर्मेंस ऑफ इलेक्टेड लीडर्स, ठीक है, जो 1998 में सॉरी, जो ओवर थ्रो किया गया पॉलिटिकल गवर्नमेंट को बाय सिविलियन
by military leadership, or you talk about 1958, or you talk about the coming in and going out of prime ministers in basically 1950s. तो सारे एग्जांपल इसी को शो कर रही हैं कि वी हैव वीक मिलिट्री लीडरशिप। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से आपकी जो दूसरी सिचुएशन है, अब देखें क्या होता है कि वैक्यूम क्रिएट होता है, ठीक है। जब वैक्यूम एक चीज का क्रिएट होता है तो दूसरे ने आके उसको फिल करना होता है। अगर पॉलिटिशियन की साइड से वैक्यूम क्रिएट हो रहा है लीडरशिप का, मतलब मुल्क को तो किसी ने चलाना है ना, ऑटो पे तो नहीं चलता रहेगा, तो किसी ने तो चलाना होता है। तो अगर ये यहाँ पे इम्बैलेंस रहता है तो क्या होता है कि वैक्यूम क्रिएट होता है और किसी ना किसी को फिल करना पड़ता है। सो इट हैज बीन मिलिट्री इन पाकिस्तान व्हिच इज एक्चुअली फिलिंग दिस वैक्यूम, एंड द रीजन इज वीक लीडरशिप। उसके बाद लैक ऑफ पॉलिटिकल कंसेंसस इज आल्सो द सेम थिंग एज लीडरशिप, ठीक है। देन जियो स्ट्रेटेजिक एंड रीजनल फैक्टर्स एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ जियो स्ट्रेटेजी ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान आपको पता है कि पाकिस्तान इज द प्रिजनर ऑफ इट्स जियोग्राफी। सो ड्यू टू दिस फैक्ट कि पाकिस्तान अपनी ही जियोग्राफी का प्रिजनर है, वी हैव इंडिया एट द एज आवर neighbor Afghanistan, which is unstable, and Iran, which is also posing security threats to Pakistan. And then आप देखते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज और ये अरेबियन सी आपके जो साउथ में है। तो ये सारी चीजें आपको क्या प्रोवाइड कर रही है, इन सब चीजों से आपका ये शो हो रहा है कि वी आर अ सिक्योरिटी स्टेट, ठीक है। सो ऑटोमेटिकली इसकी वजह से सिक्योरिटी अगर स्टेट है तो सिक्योरिटी का मेन रोल होगा उसको प्ले करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर के बाहर 24 घंटे अगर आपके जो है वो डकैती या कोई चोरी का खौफ रहता है, तो आपने अपनी जो सिक्योरिटी पर्सन है उनको हाई अलर्ट पर रखेंगे, ठीक है। उनकी बात भी मानेंगे, वो कहेंगे बाहर नहीं जाना तो नहीं जाएंगे। सो सेम थिंग इज विद द कंट्री। सो इफ वी हैव अ सिक्योरिटी अरेंजमेंट अराउंड अस, द नेबर्स आर हॉस्टाइल टू पाकिस्तान, तो उससे क्या होगा, उससे आपका एक सिक्योरिटी एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, और इसकी वजह से जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट होती है उसका रोल जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि उसी ने आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है जी। सो इससे क्या होता है, इससे आपकी जो आर्मी है उसको चांस मिल जाता है डिसीजन मेकिंग में। आपकी फॉरेन पॉलिसी के अल्टीमेटली जो भी बे डिसीजन होते हैं एट द एंड, वो किस पे डिसाइड होते हैं, वो सिक्योरिटी सेंटर बन जाते हैं। और दूसरा क्या होता है कि उनका मिलिट्री एंड इकोनॉमिक सपोर्ट टू द पाकिस्तान मेड आर्मी मोर पावरफुल देन द सिविलियन इंस्टीट्यूशंस, ठीक है जी। यानी एक्सटर्नल आपको मिलिट्री सपोर्ट भी मिलती है। अगर आप 1955 और उसकी 54 की बात करें, जो आपने सिक्योरिटी पैक्ट सीटो सेटो ज्वाइन किया, फिर 1978 के बाद से आपको जो मिलिट्री असिस्टेंस मिली है, फिर वॉर और टेरर में मिली है, उसकी वजह से आपकी मिलिट्री जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो ये फैक्टर्स है जो हमें आपकी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और आपकी जो सिविलियन लीडरशिप है वो दूसरे फैक्टर्स उनको वीक बनाते हैं। अब राइजिंग पावर ऑफ सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। अब इसमें आपको पता है कि आपके पास जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, शुरू में हमारी जो बिगनिंग थी, ठीक है, तो उससे उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ा, आपके फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे उन पर डिपेंड होना पड़ा। स्टेट ऑफ बहालपुर की एग्जांपल है या बाकी। सो यू नीड टू फाइनेंस योर इकोनॉमी, एंड देन इट रिजल्टेड इन द ओवररीचिंग या एक्स्ट्रा इन्फ्लुएंस ऑफ दीज लॉर्ड्स इन योर लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप, ठीक है। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ कि पॉलिटिकल फ्यूड्स शुरू हो गए, झगड़े शुरू होना शुरू हो गए, पाकिस्तान में वैक्यूम क्रिएट हुआ। अब तीन आपके पास स्टेक होल्डर्स होते हैं। एक सिविलियन लीडरशिप जिसको सिविलियन एग्जीक्यूटिव कहते हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, जो कि मैं भी हूँ एक। इसके अलावा आपके पास मिलिट्री लीडरशिप आती है, ठीक है, जिसमें मिलिट्री पर्सनल आते हैं, उनके हाई अप्स आते हैं। और थर्ड आपके पास होता है कि पॉलिटिकल इलेक्टेड लीडर्स, जो लोग चूज करके डेमोक्रेसी पे भेजते हैं ऊपर। तो अब आपकी जो एक फैक्टर था जो कि आपका पॉलिटिशियन वाला था, वो वीक हो गया, ठीक है, एट द स्टार्ट शुरू में वीक ही रहा। तो उसकी वजह से जो बाकी दो एक्टर्स थे उनको एक रूम मिला मैन्यूवर करने का, उन्होंने आपस में नेक्सस क्रिएट किया, एंड देन दे एक्चुअली कंट्रोल्ड द लाइक सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। आपके सामने ही है कि पहला मार्शल लॉ किसने लगाया था। इफ आई आस्क दिस क्वेश्चन कि हु इम्पोज्ड द फर्स्ट मार्शल लॉ, सो इट इज सिकंदर मिर्जा। So who was Sikandar Mirza? He was bureaucrat, okay? So he was bureaucrat by profession. So you can see कि at the start आपके civil military bureaucracy में जो nexus था उसने impact किया आपके civil military imbalance relation।
देन मिलिट्री स्वे है और पॉलिटिकल सेटअप, ये आपके सामने हामिद खान ने लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में लिखता है कि जी Ayub's term of office was the golden era for the bureaucracy, which exercises power unbridled by any political interference. ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि उनका जो स्वे रहा है पॉलिटिकल सेटअप पे, आप हिस्ट्री से उसकी एग्जांपल दे सकते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता सकते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि सिविलियन डिपेंडेंसी ओवर मिलिट्री, बहुत ज्यादा इंसिडेंट्स है आपके पास, न्यूमरस एग्जांपल्स हैं इसकी। यू टॉक अबाउट फ्लड्स, यू टॉक अबाउट natural crisis, you talk about elections, census, national security policy, anything. Even now in economy, आपके जो military leadership है, they are visiting the other countries and they are asking for aid, donations, loans, and other things. ठीक है, so it is because of the ground we have created for military to come and to play its role. अभी तक क्लियर है सब? जी 111 ब्रिगेड, ये टॉपिक पहले समझ आती थी सबको, मतलब इसमें इश्यूज, क्योंकि मुझे तो हमेशा से इस टॉपिक में इशू रहे हैं, मैंने अभी इसको जो है पढ़ाने के लिए इसको समझा है, इसको देखा है और अब मैं समझा रहा हूँ आपको। तो आई थिंक अब आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए। मुझे मेरे पास आर्गुमेंट्स तो थे, लेकिन अब जो है वो हमने इस आर्गुमेंट्स को हमने क्लियर कर दिया है और इसको लिख दिया है यहाँ पे आउटलाइन के फॉर्म में। ये डॉक्यूमेंट सबके साथ शेयर हो जाएगा, आपने इनको याद कर लेना। पाक फिर क्वेश्चन आया तो भाई यही डाल देना और आपके नंबर आ जाएंगे अच्छे से। इसके बाद इकोनॉमिक डाउनफॉल में आपके सामने ही है, 5 ईयर प्लान शुरू होता है 1955 से, उसके बाद इसको कंटिन्यू करता है अयूब, और फिर आपकी जो मुशर्रफ के दौर में आप देखते हैं इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। तो इसका मतलब है कि मिलिट्री ने काफी एक्टिव रोल प्ले किया आपकी उसमें इकोनॉमी में भी। DCAF is a criterion just like a kind of institution डिफेंस सेक्टर में होती है, और ये आपकी जो सिविल मिलिट्री रिलेशन है उसको मेजर करने का क्राइटेरिया देती है। आप बस ये याद रखें DCAF क्राइटेरिया, दैट्स ऑल। अगर आप अगेन हिस्ट्री में चले जाएं, यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ आर्मी इन अच्छा, सो वन आर्गुमेंट वन स्टूडेंट सेइंग कि भाई ये सर ये हो जाता है कंट्रोवर्शियल। तो इसमें मैंने अभी तक कोई ऐसी बात नहीं की जो कंट्रोवर्शियल है, सारी बातें हमने फैक्चुअल बेस की हैं और सारी बातें ही हमें पता है, ठीक है। सो इट इज ओपन डिबेट, इवन पॉलिटिशियंस एंड मिलिट्री जो आपकी लीडरशिप है, दे आल्सो डिबेट ऑन द सेम थिंग। सो इन CSA we have these kind of presentations of civil military relations and we have persons from military, so they are coming in and they also narrate the same kind of thing. But if I am from civilian side, so I have natural biasness against the other party, and again from military leadership, military bureaucracy से उनकी biasness होगी हमारे side पे। So we need to acknowledge कि भाई वो professional हैं, ठीक है। They military is an institution and military is actually the bedrock and the, you can say, backbone of Pakistan. Only the institution which is working in Pakistan professionally, it is military, ठीक है। आपकी ब्यूरोक्रेसी इस काबिल नहीं है प्रोफेशनली कॉम्पिटेंसी वाइज, ठीक है, उनका एटीट्यूड करेक्टर वाइज कि वो कम्पीट कर सके। सो यही रीजन है कि मिलिट्री जो है उसने आपको डोमिनेट करती नजर आती है, क्योंकि मुल्क को तो चलाना है ना, ऐसे ऑटो पे नहीं चल सकता, तो किसी ना किसी को तो लीड करनी पड़ती है, ठीक है। तो हमने लीड ये वैक्यूम खुद ही क्रिएट किया। दूसरी साइड पे आर्गुमेंट आता है कि भाई ये वैक्यूम जो है क्रिएट हुआ है, ठीक है, किया गया है। अब इसमें भी मिलिट्री का भी इसमें रोल आता है कि जब 1958 का मार्शल लॉ लगा था तो अयूब ने क्यों इसको कंटिन्यू किया, ठीक है। सो उसका आंसर यही है कि भाई वो भी इंसान है, उनके अंदर भी जज्बात है, वो भी इमोशन है। वी डो नॉट से कि वो रोबोट्स हैं, ठीक है, उनसे गलतियां नहीं होती। सो दे आर ऑल्सो द सेम सन्स ऑफ दिस सॉइल, ठीक है, मतलब उनकी भी मदर होमलैंड सेम है। तो जो हमारा करेक्टर है सिविलियंस का, यहाँ से गए होते हैं ना मिलिट्री में, ऐसा तो नहीं है कि उनकी ब्रीड अलग होती है, वो अलग आ रहे होते हैं, रोबोट्स होती है, कुछ और होता है। सो गलतियां हर जगह से होती हैं, बट इंस्टीट्यूशन वाइज दे आर स्ट्रोंगर।
एंड दैट इज व्हाई दे आर डोमिनेटिंग. इफ यू से इन अ सिंपल वर्ड क्रक्स, तो ये क्रक्स होगा. अब मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई कंट्रोवर्शियल बात हमने की है. अच्छा, उसके बाद हिस्ट्री आपको मैंने ओरली ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया. यूब खान का एरा आता है, याया का आता है, जिया का एरा आता है और परवेज मुशर्रफ का एरा आता है. तो ये आपके मिलिट्री जो है वो डिक्टेटर्स रहते हैं, ये गलतियां हैं. और इसमें आपकी जुडिशरी की भी गलती है, जिसने इनको वैलिडेट किया, ठीक है, और इनको जो है वो फर्दर प्रोपेगेट करवाया ओवरऑल इस चीज को कंटिन्यू करवाने में. फिर इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं. अच्छा, ये 1 से स्टार्ट होगा, ये नंबरिंग सॉरी गलती हो गई है. इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कि एब्रोगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, मल्टीपल टाइम्स हुआ. प्रेसिडेंशियल सिस्टम आ जाता है, 58(2)B की बातें की जाती है. सेमी क्वाजी, इसको कह सकते हैं कि क्वाजी प्रेसिडेंशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाता है. जिया आता है 58(2)B, वो अपनी 30 कौन सी अमेंडमेंट करता है, 7th अमेंडमेंट करता है. फिर उसके बाद 7th होती है, यस. फिर 13 अमेंडमेंट होती है और फिर 18th अमेंडमेंट होती है. इन अमेंडमेंट्स को देख लीजिएगा जिसमें वो ये प्रेसिडेंट की पावर को इंक्रीज किया जाता है. मेरे ख्याल से एक 7th है, एक 13th है और फिर ये 18th है जिसमें इनको खत्म कर दिया जाता है. तो आपने इनको लाजमी चेक करना है कि कौन सी अमेंडमेंट थी. पहली 28th अमेंडमेंट है और कौन सी है, जिया ने 8th अमेंडमेंट की, राइट, यस इट इज 8. और उसके बाद 17th अमेंडमेंट है. अच्छा, 13th अमेंडमेंट में इसको खत्म किया जाता है मेरे ख्याल से, जो जिया वाली अमेंडमेंट होती है, यस, जो उसको आके नवाज शरीफ खत्म करता है. सब मुझे इतनी चीजें रट्टा नहीं लगती, बट इट्स गुड के यू गाइस नो दिस थिंग. तो ये आपने अमेंडमेंट याद रखनी है. 8th अमेंडमेंट पाकिस्तान की बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद आपकी आ जाती है 13th अमेंडमेंट, जिसमें 8th अमेंडमेंट को नलीफाई करते रहते हैं और दोबारा आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम चले जाता है. फिर 17th अमेंडमेंट आती है जो मुशर्रफ लेके आता है और उसको नलीफाई कर देती है 18th अमेंडमेंट. और 18th अमेंडमेंट आपकी बाकी चीजों को भी बहुत इंपावर करती है. क्या चीजों को इंपावर करती है, लेक्चर में ऑलरेडी इसको डिलीवर कर चुका हूँ. नए स्टूडेंट्स के लिए मैं इसमें चीजें शेयर कर दूंगा, आपने उसको बस एक दफा गो थ्रू कर देना है. और इसका अटेम्प्टेड क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर कर दूंगा. 18th अमेंडमेंट आपका हो जाएगा. देन इट इज अ ब्लो टू डेमोक्रेसी, नो फ्रीडम ऑफ मीडिया. सो मीडिया जो है वो कर्टेल होता है. जिया के इरा में देख लें आप या अयूब के इरा में देख लें. मुशर्रफ इरा वाज एन एक्सेप्शन. और इसमें बल्कि ये होता है कि मीडिया को काफी ज्यादा छूट दी जाती है, ठीक है. और आप देखती हैं कि मीडिया चैनल जो है वो उनकी काफी ज्यादा ग्रोथ होती है. अकाउंटेबिलिटी इश्यूज एंड इंटरनेशनल सैंक्शंस, ठीक है जी. कंट्रीज जो फेस वैल्यू है उसकी डाउनग्रेड होती है और अदर थिंग्स हैपन. सो ये सारी सब्जेक्टिव चीजें, ऑब्जेक्टिव चीजें हमने ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर ली है. अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इनका सोल्यूशन क्या होगा. अच्छा, करंट सिचुएशन देख लें. करंट सिचुएशन में क्या हो रहा है कि जी पाकिस्तान के 7th आर्मी चीफ आ गए हैं, ठीक है. एंड अभी जो करंट हमें मैंने इश्यूज दरपेश हैं वो कौन से हैं. द राइज ऑफ सिक्योरिटी फ्रंट में अगर हम देखें, द राइज ऑफ टीटीपी है, ठीक है. एंड आपके पास आप देख सकते हैं राइज ऑफ टीटीपी है. और दूसरा है आर्मी की डेंटेड इमेज विच इज क्रिएटेड इन द प्रीवियस टेन्योर, जो कि पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से या जो थोड़ा सा इश्यूज क्रिएट होते हैं आपके जो पिछले सीओएस की वजह से. तो उसको हम मेंशन नहीं करना कौन से हैं, ये सिर्फ ऐसे ही न्यूज़पेपर से लिखा गया है. आपने इसको खुद ही अपने लिए रीड करना है, इसको लिखना नहीं है पेपर में, ठीक है. इन चीज़ों को स्पेशली यहाँ से नीचे वाली चीज़ें आपने उनको हेडिंग में याद कर लेना कि एक उनका जो आर्मी का रोल है. अब इसमें डिफरेंट चीजें आ जाती है. एक तो कंट्री के इंटरनल पॉलिटिक्स है, एक एक्सटर्नल फैक्टर भी है जिसमें आप हाइब्रिड वॉरफेयर भी लेके आएंगे, ठीक है. कि आर मिलिट्री इज द ओनली स्ट्रॉन्गेस्ट इंस्टीट्यूशन लेफ्ट इन द कंट्री एंड इट इज आल्सो मलाइन. सो दिस इज आल्सो अनदर इशू, ठीक है, इन इन दिस सिनेरियो कि उसकी जो इमेज है उसको किया जा रहा है, खराब किया जा रहा है. एंड देन सिक्योरिटी चैलेंजेस इन द फेस ऑफ टीटीपी. सो ये कुछ इशू है करंट. अब इसका सोल्यूशन क्या होगा. अब इसका सोल्यूशन बहुत ही इजी है. इसके सोल्यूशन में कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है. मैं देख लूँ हमने क्या कहा है जी. जी अभी मैं लिखता हूँ यहाँ पे. इसके अलावा अगर आपके कोई पॉइंट्स होंगे तो आपने बताना है. सो इनके सोल्यूशन बहुत इजी हैं. जो हमने इनके इश्यूज डिस्कस कर लिए, अब आपको सोल्यूशन इनके पता लग जाने चाहिए. सबसे पहला ये है कि आपकी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडरशिप आए, ठीक है. इसके बाद आए आपकी प्रोफेशनल एंड
कॉम्पिटेंट सिविलियन एग्जीक्यूटिव, ताकि आप छोटे छोटे मसाइल में उनको ना बुला लो। जैसे 1955 में बुलाया गया जी, आटा जो है वो उसका आ गया, फॉर एग्जांपल व्हीट क्राइसिस आ गया, उनको बुला लो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी खुदा ना करे कोई मसला होता है क्रिएट, तो आर्मी को बुला लो। लेकिन अभी आर्मी की इमेज को काफी ज्यादा टार्निश किया गया, उसकी रीजन यही है, हाइब्रिड वॉरफेयर। आई मस्ट से दैट इज वन ऑफ द हाईएस्ट मेन इंपॉर्टेंट रीजन, ठीक है, जिसमें मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स थी। एंड यस डेफिनेटली देयर आर सम मिस्टेक्स कमिटेड बाय द इंस्टीट्यूशन, बट these mistakes are highlighted and exacerbated by the hybrid warfare and the media and other things, ठीक है। इसके अलावा आप क्या किया जाए, आप करें कि कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो इंश्योर स्ट्रिक्ट कंप्लायंस ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ठीक है। तो भाई वो डिफेंस के अंदर है तो सिविलियन लीडरशिप ही उनको अकाउंटेबल करेगी, जिसमें आ जाएगा कि सिविलियन लीडरशिप है, सिविलियन अकाउंटेबिलिटी, सिविलियन ओवरसाइट ओवर मिलिट्री बजट, डिफेंस एंड अदर थिंग्स, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने करना है कि ओपन encouraging open debate between civil and military leadership, ठीक है। जितने भी उनके इश्यूज हैं वो हार्मोनाइज तरीके से खत्म किए जाए, पॉलिटिकल कंसेंसस हो, ठीक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इंश्योर किया जाए जी। अब इसके बाद आपके बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन है कि हमने अब सिविल मिलिट्री का हमने देखा, अब इसके बाद हमने करना है कि जब आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है, अब फॉरेन पॉलिसी के अंदर आपने चेंज लेके आना है फ्रॉम जियो पॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक्स। अब उसके अंदर आपने ये बताना है कि जी जो हमारे नेबर्स के साथ जो खराब रिलेशन हैं, चेकर्ड रिलेशन है, उनको मेंट किया जाए, ताकि आपका जो रोल है, आपकी जो सिक्योरिटी जो हाई अलर्ट पे रहते हैं, उसको हम सिक्योरिटी सिचुएशन को इस वे में हम उनको रिजोल्व करें। तो ये कुछ जो है वो चीजें हैं। इसके अलावा बाकी चीजें भी लिख सकते हैं, बट आई थिंक दीज आर द मेन सॉल्यूशंस, और उनके सॉल्यूशंस हम ड्रॉ करते हैं अपने इश्यू से। तो इश्यू हमने देख लिया, उसके सॉल्यूशन देख लिए। तो ये आज का टॉपिक था सिविल मिलिट्री रिलेशन में। अब अगर किसी को पेजेस ज्यादा लग रहे हैं तो ये उसके सिंपल आउटलाइन देख लें, ठीक है। इसके अंदर अगर किसी को कोई इंपॉर्टेंट चीज लिखनी है, आप इनको प्रिंट करें और यहाँ पे आप लिख सकते हैं। सो आउटलाइन इज फॉर यू and the brief is for the ones who like to read the briefing, okay, so that ये ना कहें कि डाटा कुछ नहीं मिला हमें। So this is another important topic which is done। अब इसमें जो है वो एक टॉपिक हमारा जो है वो प्रेसिडेंशियल वर्सेस पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वो मैं करवाऊंगा। 18th अमेंडमेंट मैं आपको भी, जो मेरे क्रैश कोर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं एक डॉक्यूमेंट सेंड कर देता हूँ, पेज क्वेश्चन, उसमें आपको उसका आंसर मिल जाएगा। बल्कि मैं भी एक्सप्लेन कर ही देता हूँ साथ ही कि ये क्या है 18th अमेंडमेंट क्विकली। इतनी ज़्यादा लेंथी नहीं है, बहुत ही इजी है ये। यहाँ पे इसके थोड़े रफ नोट्स हैं, आपके उसके नीट नोट्स जो है वो मिल जाएंगे। ये इश्यूज हैं और वो हम इसको देख लेंगे, बाकी जो भी चीज़ें होंगी। 18th अमेंडमेंट में क्विकली एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद हम जो है बाकी चीजें करते हैं। अब इसमें जो डाटा वगैरह वाली चीजें ना, वो मैं आपको दे दूंगा, शेयर कर दूंगा, वो पीडीएफ है, अच्छे कंपाइल हुए। आपने बस इसको समझ लेना कॉन्सेप्ट क्या था। अब 18th अमेंडमेंट जो है वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का। उसने 3 चीजों को इम्पैक्ट किया है, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक। अगर हम बात करते हैं कि सोशल जो उसका इम्पैक्ट था, ठीक है, ऑन द सोशल स्फीयर ऑफ पाकिस्तान, वो क्या था। उसमें काफी अमेंडमेंट्स आई कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे पहले राइट टू इंफॉर्मेशन दिया गया 19A, ठीक है। सो पीपल नाउ हैव राइट टू इंफॉर्मेशन, सो इफ दे नीड इंफॉर्मेशन ऑफ एनी डिपार्टमेंट, सो दे कैन इजीली आस्क फॉर इट। एक उसका फॉर्म है, वो ले और एक प्रोसीजर को फॉलो करें। सो इट मीन्स दैट इट हैज मेड the civilian government or civilian executive more accountable to the people, ठीक है। सो सोशली पीपल जो लोगों को एम्पावर किया गया। फ्री एजुकेशन वाला आर्टिकल इंक्लूड किया गया 25 पे। फेयर ट्रायल का आर्टिकल इंक्लूड किया गया 10A। तो इसके काफी इंसिडेंट्स आपको मिलेंगे। सो जुडिशरी में समवन हैज लॉ बैकग्राउंड में आप देखते हैं कि 10A को काफी रिट्स में यूज किया जाता है आर्टिकल 199 के तहत, ठीक है।
फिर आ जाता है डेवोल्यूशन ऑफ हेल्थ जो है वो, और बाकी कुछ चीज़ों को डिवोल्व किया गया है, पॉपुलेशन को डिवोल्व कर दिया गया है, एजुकेशन को डिवोल्व कर दिया गया है, ठीक है। जो डिजोल्व सब्जेक्ट थे वो हम देख लेंगे। तो उनके तहत आपकी जो प्रोविंसेस हैं उनको एम्पावर किया गया है सोशल सेक्टर। जो मेन इसका इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट आया वो है पॉलिटिकल का, पॉलिटिकल एस्पेक्ट। तो हम पहले पॉलिटिकल एस्पेक्ट का इसका इम्पैक्ट देखते हैं, फिर उसके बाद आगे जाते हैं जो बाकी जगह पे। सो गिव मी अ मिनट, लेट मी प्लग इन माय लैपटॉप। Okay, so I was explaining this 18th amendment. सो पॉलिटिकल अगर इसे इम्पैक्ट देखें तो सबसे पहले है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो इसने प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी प्रोवाइड की है बाय एब्रोगेटिंग द कंकरेंट लिस्ट। अब इसमें कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं, कुछ चीजें मैटर ऑफ इम्पोर्टेंस, यानी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो किन चीजों पे लेजिस्लेशन कर सकती है, किन चीजों को डायरेक्ट कंट्रोल कर सकती है, और किन चीजों पे अब डायरेक्ट प्रोविंस का जो है वो रोल होगा, उसका जो है वो कंट्रोल होगा। तो वो कौन सी ऐसी चीजें हैं उसमें अगर आपको दिखा दूं तो ये वाली चीजें हैं जी, जिसमें प्रोविंसेस का रोल होगा, ठीक है। डिवोल्व सब्जेक्ट्स कौन कौन से किए गए हैं, ये वाले सब्जेक्ट्स डिवोल्व हो गए हैं। मैरिज डिवोर्स, ठीक है, विल इंटेंसिटी आर्बिट्रेशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन, एक्सप्लोसिव ओपियम ड्रग्स, मेंटल इलनेस, वेलफेयर ऑफ लेबर, ट्रेड यूनियंस। सो ये सारे सब्जेक्ट्स वो हैं जो अब चले गए हैं किसके पास, एक मिनट, ये वो वाले सब्जेक्ट्स हैं। So the responsibility is also exclusive as the conferred jurisdiction. So after 18th amendment, the provinces will have more financial resources, but now the conferred list is abolished. So many important subjects are responsibility of provinces, ठीक है। So the responsibility that stand transfer to the provinces. So ये वाली वो responsibilities हैं, वही जो सही बता रहा था मैं, कि वो प्रोविंसेस को चली गई हैं। यानी पहले इस पे जो है वो फेडरल इस पे कंट्रोल कर सकता था, अब फेडरल का कोई रोल नहीं है, वो इन पे कोई लेजिस्लेशन नहीं कर सकते। सिर्फ लेजिस्लेशन इस पे कौन कर सकता है, कंट्रोल कौन कर सकता है, वो प्रोविंसेस कर सकते हैं। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इससे बढ़ जाती है, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में, इसके दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट 1 है, पार्ट 2 है। पार्ट 2 में ऐसी चीजें हैं जिसमें भाई फेडरल अभी भी पूरा पावरफुल नहीं है, वो उस पर यूनिलेटरली कोई डिसीजन इम्पोज कर सकती, वो जाएंगी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, यानी इसके अंदर फेडरल का रिप्रेजेंटेशन होगी, इसके अंदर प्रोविंसेस की रिप्रेजेंटेशन होगी। अब इन रिप्रेजेंटेशन से ये मैटर डिस्कस होंगे। कौन से मैटर हैं, नेशनल प्लानिंग है, मिनरल ऑयल एक्सट्रैक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी पे चार्जेस हैं, ठीक है, वाटर सरचार्ज वगैरह है, तो ये डैम्स कंस्ट्रक्शन है, तो ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में होगी। यानी पहले क्या होता था, फेडरेशन अपने बैठे बैठे बलूचिस्तान के कोई भी मसले पे लेजिस्लेशन कर रही होती थी। सो इससे क्या होता था, सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट बन गई हुई थी, ठीक है। जो फेडरेशन का कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो गया हुआ था। अगर किसी की पॉलिटिकल साइंस है तो उसको ये आइडिया होगा कि फेडरेशन क्या होती है, जिसमें फेडरेटिंग यूनिट्स जो है वो हार्मोनाइज होते हैं, वो मिल के एक सेंटर बनाते हैं, एक स्टेट बनाते हैं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट वो होती है जिसमें वो उनके जो दूसरे यूनिट्स होते हैं उनके पास पावर नहीं होती, वो कंट्रोल उस सेंटर से हो रहे होते हैं। सो हमारे पास कौन सी है, फेडरेटिंग यूनिट है हम। सो इसने क्या किया है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देके फेडरेशन को एम्पावर कर दिया, ठीक है जी। इसके बाद क्या किया गया, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट 58(2)B को खत्म कर दिया गया। अब प्रेसिडेंट जो है वो अब असेंबली को तहलील नहीं कर सकता, ठीक है। आर्टिकल ऑफ हाई ट्रीजन की डेफिनेशन को ब्रॉड किया गया, इंक्लूड किया गया। अब इसमें आर्मी के भी रास्ते बंद कर दिए गए कि वो डिक्टेटरशिप के
थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट भी नहीं कर सकते, हेल्ड इन अबेयंस भी नहीं रख सकते। नहीं, मुशर्रफ ने क्या किया, उसने ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म नहीं किया, उसने कहा कि मैं इसको हेल्ड इन अबेयंस रख लूँ, यानी ये रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन तो है लेकिन अभी फॉर द टाइमिंग इम्प्लीमेंट नहीं होगा, हेल्ड इन अबेयंस। सो ही क्रिएटेड न्यू वर्ड्स फॉर सच थिंग्स, और उसको जुडिशरी ने भी सब्सटेंशिएट किया था। उसमें वो कैल्सन की थ्योरी यूज करते हैं उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आप सबके लिए, मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा। लेकिन जुडिशरी ने उसको क्या किया था, वैलिडेट किया था। तो ये चीजें, ये रास्ते जो चोर दरवाजे थे वो बंद कर दिए गए इस अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जी इलेक्शन रिफॉर्म्स आती हैं, आपका जो सी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो पावरफुल बन जाता है, ठीक है, उसको आप इजीली अब रिमूव नहीं कर सकते। इट इज ऑल्सो इक्वलेंट टू, इट इज ऑल्सो द सेम पोस्ट एज योर सुप्रीम कोर्ट का जज है, ठीक है। तो उसके इक्वलेंट इसको पावर दे दी गई है। ये इनको जिस तरह ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान है कि इनको आप कुछ भी नहीं कर सकते। सो दीज आर नाउ इंडिपेंडेंट एंटिटीज। जी डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, ग्रनोम 1 आर्टिकल 4 है ग्रनोम। मैंने भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया एसटीपी में। अच्छा, अब आगे चलते हैं। इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात की गई, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट 140A इंक्लूड कर दिया गया, ठीक है। ऑर्डिनेंस जो है उसकी लिमिट अब 120 दिन तक है मैक्सिमम। तो ये वो चीजें थी जो पॉलिटिकल सेटअप में की गई 13 अमेंडमेंट में। इकोनॉमिक स्फीयर में क्या किया गया, एनएफसी अवार्ड इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग। एनएफसी अवार्ड में क्या किया गया जी, अब एनएफसी अवार्ड में भी मसाइल हैं, वो कौन से हैं वो मैं आपको बता दूंगा, उसका एक डॉक्यूमेंट है छोटा सा, वो दे दूंगा। एनएफसी अवार्ड क्या था, एनएफसी अवार्ड में पहले क्या होता था, पहले फेडरेशन अपनी मर्जी से प्रोविंसेस को कभी ज्यादा दे देता था, कभी कम दे देता था। तो उनका जो शेयर था, यानी एक मुल्क एक लेट से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है 100 रुपीज, ठीक है। अब ये करंट जो एनएफसी अवार्ड है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ये है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि तकरीबन 42.5% मेरे ख्याल से फेडरल के पास है, ठीक है, इतनी है। और 57.5% वो किसको ट्रांसफर हो जाता है, प्रोविंसेस को ट्रांसफर हो जाता है। जी जी यही है। ओके, सो ये चले जाता है प्रोविंसेस को, ठीक है। यानी अगर 100 रुपये पाकिस्तान कमा रहा है तो 42.5 रुपीज फेडरल के पास चले जाएगा, इतना प्रोविंसेस के पास चले जाएगा। और ये प्रोविंसेस अपने 4 प्रोविंसेस अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और वो किस मैकेनिज्म पे करेंगे, 92% जो है वो पॉपुलेशन बेस पे करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देख लें कि वाई पॉपुलेशन इज नाउ नॉट, वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल पॉपुलेशन। भाई आपने प्रोविंसेस को शेयर ही 92% पे दे देंगे, और हर दफा जब सेंसस होगा आप दोबारा हल्का बंदियां करवाएंगे, डिलिमिटेशन करवाएंगे, तो यही होगा। इंडिया ने डिलिमिटेशन कराई थी 1976 में, और अब उसी बेस पे कहता है कि भाई इलेक्शन उधर ही होंगे। तो जो पॉपुलेशन राइज है उसका फैक्टर उसने माइनस कर दिया, ठीक है। यानी अब अवाम जो जितनी मर्जी भर जाए, पॉलिटिशियन को उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो इसका मतलब है अगर फायदा नहीं होगा तो वो उसकी तरफ जाएंगे कि चलो इसको कंट्रोल किया जाए, मसला है। पाकिस्तान में क्या है, पॉपुलेशन हर जगह बेस, हर चीज पॉपुलेशन बेस है। लोकल गवर्नमेंट में रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूट होने हैं, पॉपुलेशन बेस कर दो। प्रोविंसेस में रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूट होने हैं, डिस्ट्रीब्यूशन होनी है, पॉपुलेशन बेस कर दी जाए, ठीक है। तो हर जगह पॉपुलेशन को मेन फैक्टर बना दिया गया है। तो अब ये अगर मेन फैक्टर बन गए तो कैसे हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे, नॉट पॉसिबल। तो ये एक आपका इसमें हाईलाइट फैक्टर इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद सिर्फ 5% आपने रेवेन्यू जनरेशन पे रखा है कि जी 5% है, 10% है, काइंडली समवन करेक्ट मी। 82% है ये, पता नहीं इसके जो भी है, नहीं 15% नहीं होगा, 5 ही होगा। 10% किसी और पे है और 3% किसी और चीज पे है। इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी है ये। और 10% में भी किसी चीज पे है, 10% पॉवर्टी पे है जी, पॉवर्टी पे यानी
आप जो प्रोविंस कमा रहा है, जो जिसको ज्यादा कमा रहा है, वो कहते हैं कोई फायदा नहीं है, मसला नहीं है, आपको सिर्फ 5% ही मिलना है। तो प्रोविंसेस का फोकस जो है वो कमाने पे, अपनी रिसोर्स प्रोड्यूस करने में बहुत कम हो गया, 5%। उनका जोर किस पे, पॉपुलेशन बढ़ाते हैं, जो आपको पैसे मिलते जाएंगे, फेडरेशन देते रहेंगे, तो ये चक्कर चल रहा है। अब जी जी, ये 57.5 डिवाइड होगा प्रोविंसेस में, क्योंकि ये 100 में से 57.5 रुपए आ गए। अब ये डिवाइड होने हैं आपके प्रोविंसेस में, इस फॉर्मूले के बेस पे। अब 18th अमेंडमेंट से ये हुआ, उन्होंने कहा कि भाई अब प्रोविंसेस का शेयर आप बढ़ा तो सकते हैं, कम नहीं कर सकते नेक्स्ट एनएफसी वॉर में। तो अब ये बोन ऑफ कंटेंशन है। अब वो फेडरेशन कहती है हम तो लुटे गए, मारे गए, हमारे पास पैसे नहीं है, सिर्फ 42.5% हम देते हैं, इसके अंदर से हमने जो है अपना लोन भी देना होता है, डेट रीपे करना होता है, इसमें हमने अपना डिफेंस भी जो है वो देना होता है, ठीक है, फिर अपना हमने फेडरेशन का बजट भी चलाना होता है, तो हमारे लिए पैसे बहुत कम है। इसका आंसर देते हैं प्रोविंस, कहते हैं कि आप ऐसा करिए, आप डिफेंस शेयर कर लें या अपना वेटेज कम कर लें, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है, वेटेज कम कर नहीं सकते। तो इस वजह से 18th अमेंडमेंट को रोल बैक करने के जो है वो मसले चलते रहते हैं कि ये चीज़ है। इसका सोल्यूशन सिंपल ये है कि भाई आप अपना पूल भरा कर लो, पैसे ज्यादा कमा लें, ठीक है, उसके लिए अपनी टैक्सेशन को इम्प्रूव करें, इकोनॉमी को बेहतर करें, वही इकोनॉमिक मसाइल के जो हाल हैं वो इसी में आ जाएंगे। तो ये बेसिकली मसाइल हैं हमारे चीज़ों के, सही है। तो ये एक ओवरव्यू था 18th अमेंडमेंट का, ब्रीफ एंड क्विक ओवरव्यू। बाकी इस पर डिटेल नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, 1 पेजर भी है और डिटेल भी है। जिसने डिटेल पढ़नी है उधर से पढ़ ले, जिसने 1 पेजर पढ़ने है उधर से पढ़ लेगा। तो ये हमारी जो है वो मेन चीजें हो गई हैं कवर आज के टॉपिक की। नाउ आई विल टेक क्वेश्चंस एंड रेस करते हैं। एनएफसी अहमद, ये फॉर्मूला आप देखेंगे नेट पे, आपको मिल जाएगा एनएफसी वोट फॉर्मूला, बड़ा इजी है। आपको डॉक्यूमेंट भी शेयर कर दूंगा, उसमें भी आपको मिल जाएगा। जी अनाया, सबसे पहले आपका क्वेश्चन लेते हैं। जी सबको समझ आ गई है, पहले ये बता दें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या मेरी आवाज़ आ रही? जी जी, यू आर ऑडिबल। सर मुझे आज के टॉपिक के हवाले से तो नहीं, लेकिन मुझे इकोनॉमिक के हवाले से क्वेश्चन करना था कि एक ओपन मार्केट और इंटरबैंक में क्या डिफरेंस होता है? Cannot hear you, it's not clear. सर ओपन मार्केट के थ्रू ट्रेड करना और Again, it's not इंटरबैंक के clear. थ्रू। सर क्या मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो जी अनाया, दोबारा काइंडली रिपीट करें क्वेश्चन। हेलो सर, मैं पूछ रही थी कि जो सर मुझे क्वेश्चन आज के टॉपिक के हवाले से नहीं, मुझे इकोनॉमिक्स के हवाले से सवाल करना है, तो क्या मैं कर सकती हूँ? कर लें, आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कर सर क्या मेरी सकती हैं, आवाज़ आ मतलब रही क्वेश्चन मैंने आपको कहा था। आपकी है? आवाज़ ओके क्लियर ओके नहीं ओके है, आप मुझे उधर कह देना कि इस ओके। टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। Then is Ali. जी वालेकुम सलाम। सर आपसे ये पूछना है कि इंटरनेशनल इश्यूज अभी यूक्रेन रशियन क्राइसिस के बाद कोई और भी हैं जो हमने कवर करने हैं, या अभी हमसे डोमेस्टिक को मजीद करेंगे? नहीं, अभी हमने करने हैं, अभी किए तो हैं, मिडिल ईस्ट हमने कर लिया, अभी ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस करना है, ग्लोबलाइजेशन वाला नहीं करेंगे, वो इंडो पैसिफिक वाला करना है, ताइवान इशू करना है। ठीक है, मुझे कंफर्म करना। जी वो भी हमने करनी है।
और डोमेस्टिक में सर कौन से टॉपिक्स अभी इम्पोर्टेंट हैं जो कि करंट अफेयर्स और पाक अफेयर्स दोनों के लिहाज से? यार अभी जो हमने टॉपिक कवर करने हैं मैं आपको बता देता हूँ। नहीं, पाकिस्तान अफेयर मैं अभी पोस्ट कर दूंगा अपने इंस्टाग्राम पे। मैंने आज इम्पोर्टेंट एसे वाली लिस्ट उधर की है कंपाइल करके, जो मुझे लगे इम्पोर्टेंट कंटेम्प्रेरी मतलब टॉपिक से रिलेटेड। तो अभी हमने करना है जी एनर्जी क्राइसिस करना है, ताइवान वाला करना है। इसके बाद हमने पाक अफगान रिलेशन करनी है, पाक यूएस रिलेशन करनी है, ठीक है। फिर इंडो पैसिफिक वाला टॉपिक करना है। फिर इसके बाद हमने पार्लियामेंट और प्रेसिडेंशियल सिस्टम करना है और आईएमएफ वाला करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक अभी हैं तकरीबन हमारे 6 7। तो अभी हमारी क्लासेस हैं, अभी 6 क्लास है ये। सो नेक्स्ट वी स्टिल हैव 6 क्लासेस एंड होपफुली 20 तक इस कवर कर दूंगा मैं, जिस तरह मैंने कमिट किया था। सी पैक को भी सर करना चाहिए, हम अपने तौर पे करें या वो अब दैट हैज बीन सी पैक रिडंडेंट नाउ? रिडंडेंट वैसे हो गया हुआ है, लेकिन मैंने उसका डाटा कंपाइल करके ना आपको शेयर किया हुआ है गूगल क्लासरूम पे। अगर आप देखेंगे तो मिल जाएगा आपको वहां से। आपने देखा उधर? नहीं, चेक नहीं किया, लेकिन चेक कर लेंगे। मतलब कि इसको ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा ना चाहिए सी पैक को? आप बस उसको एक दफा देख लें, गो थ्रू कर लें स्लाइड्स को, तो वो मेरे ख्याल से काफी हो जाएगा आपके लिए। और ये सर जो तालिबान की हुकूमत आई है इसके बारे में काफी ज्यादा जी इसका करना है अभी हमने, पाक अफगान जब रिलेशन करेंगे। ठीक है सर। Why the military is being defamed? So there are multiple issues behind it. एक तो इंटरनल इश्यूज है, हमारे पॉलिटिशियंस आर यूजिंग मिलिट्री टू लाइक उनके अपने मसाइल उन पे डाल रहे हैं। इसके अलावा एक्सटर्नल इम्पैक्ट्स हैं, जो इंडिया का रोल है, प्रॉक्सी वॉर का रोल है, हाइब्रिड वॉरफेयर का रोल है, और इसके अलावा जो अपना मिलिट्री का जो एक्स्ट्रा आउटरीच थी उसके पिटफॉल्स हैं। सो दैट्स व्हाई मिलिट्री इज बीइंग डिफेम्ड। So the question is कि how we tackle this sensitive. So sensitive अगर issue है ये, तो उसको टैकल करने के लिए आपने सिंपल क्या करना है, आपने किसी चीज को मेंशन नहीं करना, आपने न्यूट्रल रहना है, ठीक है। आपने मतलब जिस तरह मैंने आज एक्सप्लेन किया लेक्चर, आई हैव नॉट मेंशन एनी पर्सन। डिक्टेटर्स का मेंशन कर सकते हैं, जियार जाइम और वो बाकी चीजें, एंड इट इज देयर मिस्टेक एंड दे आल्सो एक्नॉलेज इट, सिर्फ मेंशन करेंगे। बट इफ वी से कि वो हर जगह जा रहे हैं, वो हर जगह काम कर रहे हैं, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, सो इट इज सिंपली सब्जेक्टिव परसेप्शन है, देयर इज नो फैक्ट बिहाइंड इट, ठीक है। सो ये प्रपोर्टेड बातें हैं, ये हमने बातें नहीं करनी। जिस तरह वो डिबेट चल रही होती है ना टीवी पे, उन चीजों से हमने बिल्कुल अवॉइड करना है। जिस तरह मैंने आज का लेक्चर दिया, ये वही है जो रियलिटी बेस है, ये आपने बताना है। Okay, so Chanchal, your question. Sir, am I audible? जी you are. सर मेरा सवाल ये था कि सर पाकिस्तान के अलावा सर अगर हम ओवरऑल बात करें सर, वो कौन से चंद फैक्टर्स होते हैं जिन पे जो है ना मिलिट्री कंट्रीज में इंटरफेयर करती है? सर जैसे हमारे पास टर्की जिसमें की मिसाल है, तो सर वहाँ पे दो मिसालें पाई जाती हैं कि वहाँ पर सिविल वॉर की वजह से जो है वो मिलिट्री ने इंटरफेयर किया। दूसरा ये था कि उनके पास जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस जब आए थे तब इन्होंने मिलिट्री जो है वो इंटरफेयर किया था। सर ओवरऑल अगर बात की जाए क्वेश्चन ऐसे आ जाए, जैसे लास्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस में भी क्वेश्चन आया था कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनको लगता है कि इनके बेस पे जो है वो मिलिट्री जो है वो कंट्रीज में इंटरफेयर करती है और ये चीजें हो सकती हैं? देखिए, जब मिलिट्री इज एन इंस्टीट्यूशन, मिलिट्री का सर्वाइवल तब है जब कंट्री का सर्वाइवल है। तो जब कंट्री एक एट स्टेक आती है ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, सिविल वॉर चल सकती हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस हो सकता है अनमिटिगेबल, ठीक है, जिसमें कोई विन ना हो, उसका सेटलमेंट ना आ रही हो, ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाता है, या कोई नेशनल डिजास्टर आ जाए, ठीक है, या इसके अलावा एम्बिशियस आपके जो मिलिट्री लीडर्स आ जाए जो अपना जो है सेल्फ इंटरेस्ट को परस्यू करें। सो ये मसाइल ऐसे आते हैं, इश्यूज आते हैं जिसकी वजह से मिलिट्री इंटरफेयर करती है। जी सर, थैंक यू सर। जी अरूसा आजम। Assalamualaikum, sir. वालेकुम सलाम।
सर एक्चुअली अभी आपने उस बारे में कमेंट किया ही था, बट सर कैन यू प्लीज गो इनटू अ लिटिल डिटेल, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सर हम लोग हिस्टोरिकल तो अगर देखें सर, आई फील कि मार्शल लॉ भी अगर हम बोलेंगे सो दैट्स गोइंग टू बी फैक्चुअल। तो उस पे हमें कोई एग्जामिनर जज नहीं करेगा कि हम बायस्ड हैं या फिर हम कोई कॉन्स्पिरेसी की बात करें। लेकिन सर अभी रिसेंटली जो कंटेम्प्रेरी सिचुएशन चल रही है, I feel that's very complicated. And sir, it's even, मतलब I feel the topic itself is important. Also because वैसे तो ये हमारा evergreen topic है, unfortunately, because civil military has always seen an imbalance. But sir, recently we know कि इस पे ज़्यादा hot debates चल रही हैं, उसमें conspiracy भी involved है, no doubt. But sir, some things are factual जो कि चलती आ रही हैं. So sir, even अगर हम नाम ना लिखें, हम किसी COS को भी name ना करें contemporary life, लेकिन सर हम किस किस फैक्ट को उठाएं कि हम बात करें कि अभी रिसेंटली जो डिस्टरबेंस चल रही है हम उसको किस तरह पोर्ट्रे कर सकते हैं अपने एग्जाम में अब सर? उसको वही जो कॉजेज, ओवरऑल जो कॉजेज बताई है ना, मैंने यहाँ पे लिखी हैं। अगेन ये कॉजेज एवरग्रीन है। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हैं कि वीक लीडरशिप है, लैक ऑफ पॉलिटिकल कंसेंसस है, रीजनल फैक्टर्स हैं, ठीक है, राइजिंग पावर्स फॉर मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री स्फीयर ओवर पॉलिटिकल सेटअप एंड सिविल इंडिपेंडेंसी ओवर मिलिट्री। सो यही वो इश्यू, दोबारा आप इसको यही बताएंगे ना कि यही इश्यूज हैं जिसकी वजह से आपकी जो मिलिट्री है वो राइज करती है। आप देख लें हिस्ट्री में भी, थ्रू आउट योर हिस्ट्री आपकी पॉलिटिकल पावर इतनी आई नहीं है, स्टेबल ही नहीं रही, ठीक है। दे फेल टू डेवलप कंसेंसस। सो इफ पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप नहीं होगा तो उसके बाद आप मतलब आप एक सिंपल एग्जांपल ले लें कि यू हैव 3 फ्रेंड्स, ठीक है, तो किसी ना किसी एक का ओवर मोनोपोली चलेगी, कंट्रोल चलेगा, ठीक है। अगर उसकी मोनोपोली कंट्रोल खत्म करना है तो बाकी यहाँ इक्वल आ जाएं, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है पाकिस्तान में। सो इट इज लाइक आई मेंशन्ड अर्लियर कि द कंट्री हैज टू रन। तो किसी न किसी ने इसको चलाना है मेन चीजों को लेके। सो इफ पॉलिटिकल लीडरशिप इज नॉन सीरियस तो देन देयर मस्ट बी समथिंग, एंड इट इज इन द केस ऑफ मिलिट्री इन आवर कंट्री जो कि ड्राइव करेगी चीजों को। एंड देन वी ऑल्सो एक्नॉलेज दिस फैक्ट, एंड हमने इसको लिखना चाहिए कि अब उनके अपने भी वहाँ पे इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है, इन एस्टेब्लिशमेंट के ओवरऑल, क्योंकि हर कोई जो है वो इतना साफ नहीं होता, उनके भी कुछ इंटरेस्ट हैं, कुछ डिजायर्स आ जाते हैं, कुछ फीलिंग्स आ जाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को भी परस्यू करते हैं। उनमें भी इस तरह की करप्शन वगैरह बाकी चीजें हो सकती हैं। बट ओवरऑल कंपैरिजन किया जाए सो दे आर बेटर ऑफ एज कम्पेयर टू द सिविलियन गवर्नमेंट और पॉलिटिकल लीडरशिप। तो यही रीजन हैं जिसकी वजह से वो उनका एक्टिव रोल अभी चलता है और वो इसी चीज को परस्यू करते हैं, लेके चलते हैं। मेरे ख्याल से यही बनती है इसमें रीजन भी। Is your question answered? Okay. Yes sir, yes exactly. And sir, but recently ये जो political interference तो बहुत openly discuss होना शुरू हो गया है कि institution has मतलब in a way admitted कि yes political वो interference. आपके एक पॉलिटिकल पार्टी ने शुरू किया ना? Yes sir. इसके So अलावा do आपका जो सोशल मीडिया है उसकी वजह से भी काफी चीजें आ गई है ना। पहले इतना सोशल मीडिया ओपन नहीं था, एक्सेसिबल नहीं था। नाउ इसमें कोई भी चीज जो है वो इजीली हैशटैग कल्चर जो है वो आपका ओपन हो गया है। अब इसमें काफी ज्यादा रोल जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स का होता है, वो स्टार्ट कर देते हैं, दे इग्नाइट इट एंड देन द ट्रेंड कंटिन्यूज। सो ये सारी चीजों को आपको देखना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाई वी से कि हाइब्रिड वॉरफेयर इज अनदर इंपॉर्टेंट इशू इन पाकिस्तान। okay, thank you sir. Okay, so last question is from Hamza Khan. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये कंटेम्प्रेरी में हम यहाँ पे ये एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर हम ये कहें कि फ्लॉज जहाँ पे आ रहे हैं, जिस तरह अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जब उनको फाइनलाइज करना था तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल 2 इश्यूज आए थे। एक तो ये था कि जो एक्सटेंशन दी थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, सेकेंडली ये कि GHQ से नाम की लिस्ट मंगवाई थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली तो वो तो सब्सर्विएंट टू दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, लेकिन यहाँ पे क्योंकि वीक पॉलिटिकल कंसेंसस की वजह से उनको ये चीज करना पड़ी है। तो क्या ये चीज मैं मेंशन कर सकता हूँ, ये क्या मतलब इशू क्रिएट करेगी कि नहीं क्रिएट आप करेगी? ये बता सकते हैं कि भाई ये देखना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डी जोर डी फैक्टो बता सकते हैं कि डी जोर तो ये चीजें होती हैं, डी फैक्टो इस तरह का चल रहा है। मतलब ये शोज के जी सर बता सकते हैं आप। ओके सर। क्रिटिसिज्म तो नहीं है ना किसी पे, एक प्रोसीजर बताया गया कि लो ये करता है लेकिन डी फैक्टो क्या हो रहा है। ठीक है सर।
ठीक है सर। अच्छा सर, इसके अलावा वो आउटलाइन में था पाकिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट पे आपने कहा था कि आप कोई डाटा प्रोवाइड करेंगे, तो सर वो भी आप अपलोड कर देंगे या बाद में करेंगे? वो किया हुआ है अपलोड मेरे ख्याल से। नहीं, एक मिनट चेक करें जरा गूगल क्लासरूम पे। सर मुझे मिला नहीं था, अगर आप कंफर्म कर दें। ओके लेट मी चेक। डिजास्टर मैनेजमेंट पे ना, वो उसी वाले क्लाइमेट चेंज वाले में टॉपिक में आता है, उसके ऐसा सेपरेट हेडिंग नहीं है। देखें क्लाइमेट चेंज वाला टॉपिक है अवेलेबल, क्लाइमेट चेंज। 18th अमेंडमेंट वाला भी डाटा अवेलेबल है। फॉरेन पॉलिसी, पाक यूएस, पाक क्लाइमेट चेंज वाला डाटा अवेलेबल है इसमें। क्लाइमेट चेंज एंड फ्लड्स इन पाकिस्तान, इसके अंदर मटेरियल के अंदर आपको मिल जाएगा ये वाला मटेरियल। ठीक है, क्लाइमेट चेंज वाले के मटेरियल में आपको मिल जाएगा ये। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। We will also have class tomorrow and hopefully it will be at 9. पाकिस्तान अफेयर के टॉपिक जो है वो कल तक या परसों तक मैं आपको शेयर कर दूंगा। उस पर मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने वीडियो भी ऐसे की बनाई है, आप उस पर देख लें चीज़ें जो मैंने ऐसे आज 6 इंपॉर्टेंट ऐसे बताए हैं। कल मैं रिमेनिंग 6 ऐसे 7 ऐसे पे बता दूंगा कि आपने उनको किस तरह किस पर्सपेक्टिव में तैयार करना है। इसी तरह करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर का भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सो उसका लिंक मैंने शेयर कर दिया था ग्रुप में, वो जो एक कम्युनिटी ग्रुप है उसमें से आप उसको फॉलो करते रहें। कम्युनिटी ग्रुप का फायदा ये है कि नो वन कैन सी के हु इज added in this group, so it is kind of secure group and we cannot find and other contacts और ये जो चीजें मैसेजेस वगैरह चलते रहते हैं और एक्सेस हो जाती है आपकी प्राइवेसी ब्रीचेस, so it's not there in WhatsApp community group, so it is safe and secure. So I think that's it for today and let's call it a day and have class tomorrow. Okay, so Hafiz.